हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका? कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत डिफाइंड होगा। थोड़ा सा ही लेक्चर है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि एडिशनल आपको देनी है रिगार्डिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इससे पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हम लोग अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसमें दो पार्ट्स, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर्स, कुछ मेमोनिक्स मैंने आपको समझाए थे याद रखने के लिए। ऑडिट एविडेंस में डाटा 3 हो गया। मैनेजमेंट एजर्शंस के लिए एसओएफपी की ईवीसीआर है। एसपीएल यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोका यूज़ करते हैं। उसकी फर्दर एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं जिनको हम लोग मेमोनिक यूज़ करते हैं, वॉवल्स विच आर ए ई आई ओ यू। और मैंने आपको बताया था, इफ़ यू अप्लाई दीज प्रोसीजर्स अपॉन द ऑडिट एविडेंस, तो आप इसमें से कोई एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हो, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। अब ये एक तरीका था हमारा जिससे हम लोग एक प्रोसीजर बना सकते थे अपनी तरफ से बैठे बैठाए। बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस, तो मैंने अपना पेपर जो सॉल्व किया था ट्रिपल ए का, इवन के F8 का, वहाँ पे जो हम लोग प्रोसीजर्स बनाते थे वो हम लोग बुक बुक के अंदर आपको एक जेनेरिक प्रोसीजर गिवन होता है हमेशा से। ऐसी बात नहीं कि बुक के अंदर आपको कोई प्रोसीजर नहीं गिवन। आपको हमेशा, जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड्स होते थे एसबीआर के कोर्स में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही हमारे इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है जिनको आईएसएस बोला जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग। वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हर एक सिनेरियो के अंदर आपने क्या प्रोसीजर लगाना है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये वाला क्राइटेरिया यूज करना चाहो, इट इज मोर देन एनफ कि आप एक प्रोसीजर बना सकते हो इसको यूज करके। लेकिन अगर आप जेनेरिक प्रोसीजर्स भी लिखना चाहो जो कि सिनेरियो के साथ आप पेपर में लिंक कर सको याद करके, वो भी आप लिख सकते हो। उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने बाकी ऑडिट रिस्क हो गया, बिजनेस रिस्क हो गया, लिंक पढ़ लिया बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क के दरमियान में, काफी कुछ हमने पहले कवर कर चुके हैं। एंड हमारा 90% 95% पोर्शन हमारा ऑलरेडी कवर्ड था। लेकिन आज का बाकी 5 टू 10% पोर्शन हम लोग आज कवर करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर, जिसमें मैं आपको जेनेरिक प्रोसीजर्स जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं, कैसे आप याद करो उनको, कैसे आप उनको पढ़ लो एक दफा, वो काफी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2018 के क्वेश्चन के पेपर के अंदर, दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर में बैसेट ग्रुप के नाम से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। बैसेट ग्रुप एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसका पार्ट सी जो था वो प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज के साथ डील करता था। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिसंबर 2018 का बैसेट ग्रुप। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन था जिसमें प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज ही सिर्फ एग्जामिनर ने मांगे थे उसके पार्ट सी के अंदर, ठीक है। लेकिन उस पार्ट सी के अंदर कुछ लिंकेज थी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के साथ, और वो लिंकेज बनती थी हमारे एविडेंस की बेसिस पे। एविडेंस जिसमें हम लोग बात करते थे डाटा 3 में, यहाँ पे लिंक करता था वो क्वेश्चन। प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज अभी तक हमने नहीं पढ़ा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग एक आध और क्वेश्चन करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और अभी तक जितना भी हम लोग अपना कोर्स कर चुके हैं उसका एक और क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल इश्यूज की तरफ आगे जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल इश्यूज को छोड़ दो, अगर हम लोग उसको साइड पे रख दें हर एक चीज को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो गया, मटेरियलिटी इटसेल्फ हो गया, ये छोटे मोटे वो टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, या फिर एक सिनेरियो के साथ लिंक करके भी एग्जामिनर उसको टेस्ट कर सकता है। अब इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है एविडेंस, या हम लोग अगर इसको एविडेंस को आगे फर्दर पढ़ें, ये जो हमने डाटा 3 हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि ये डाटा 3 भी कोई चीज़ होती है जहाँ से हम लोग एविडेंस जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ तो दिस इज़ डाटा 3, ठीक है? हम लोग एविडेंस इसको बोलते थे हमेशा से। और हमारे जो आज का टॉपिक का नाम है दैट इज़ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अब हमें पता है कि हम लोग एविडेंस क्या उठाते हैं, डॉक्यूमेंट्स उठा लेते हैं, हम लोग डायरेक्टर्स के बोर्ड मिनट्स को उठा लेते हैं, हम लोग एसेट्स को एविडेंस मान लेते हैं, हम लोग अकाउंटिंग बुक्स को एविडेंस मान लेते हैं, और हम लोग थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन जो ले लेते हैं वो भी एक एविडेंस होती है हमारे लिए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इससे आगे जाके मैं आपको समझाऊं, तो एविडेंस के ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपको याद हो, इंफॉर्मेशन विद इन एसपीआर हम लोग पढ़ते थे। इंफॉर्मेशन की कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी हमें बताता है कि इंफॉर्मेशन की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है? इसी तरह से इस एविडेंस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है।
इस एविडेंस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है हमारे पास। अब एविडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती है, वो ये होती है कि भाई अगर आप एक एविडेंस उठा रहे हो, यानी कि लेट्स सपोज़ आपका एक प्रोसीजर लगाने वाला है, जिसमें आप कहते हो कि हम लोगों ने एसेट को वेरीफाई करना है, या फिर मैं कहता हूँ कि हम लोग कोई डॉक्यूमेंट उठा रहे हैं, इनवॉइस उठा रहे हैं। अब अगर आप उस इनवॉइस को उठा रहे हो, बीइंग अ प्रोफेशनल स्केप्टिक पर्सन, जो कि हम लोग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने पहले भी उसको पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने बात डिसाइड की थी कि यार हमने हर एक चीज़ जिसके ऊपर हम लोग रिलाय कर रहे हैं, उसको भी टेस्ट करना है कि वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एविडेंस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि भाई जो आप एविडेंस उठा रहे हो, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की गलती ना हो, उसमें कोई खराबी ना हो। पॉसिबल ये भी है ना कि अगर आप एक इनवॉइस उठा रहे हो, कोई एक्सपेंस आपने वेरीफाई करना है, मैनेजमेंट ने एक एक्सपेंस किया, कुछ चीज़ें खरीदी और उसको पे कर दिया। पॉसिबिलिटी क्या ये नहीं है कि जो इनवॉइस आप उठाओगे, अपना प्रोसीजर बनाओगे कि इंस्पेक्ट द इनवॉइस फॉर द एक्सपेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी टू वेरीफाई द एक्सपेंस, टू वेरीफाई द ऑकरेंस ऑफ द एक्सपेंस, आप ये चीज़ वेरीफाई कर रहे हो। लेकिन आपने अपना पूरा का पूरा पूरा प्रोसीजर किस चीज़ के अराउंड बेस किया? उस इनवॉइस के। अब क्या पता वो इनवॉइस ही जो है वो गलत हो। वो इनवॉइस ही फ़ॉर्ज इनवॉइस हो, जो कि मैनेजमेंट ने या कंपनी ने खुद से बना के रख दी हो, और आप उसको एविडेंस उठा रहे हो, और मैनेजमेंट बाद में खुश हो रही होगी पीछे बैठ के, वाह! हा, हा! हम लोगों ने भई इनको उल्लू बना दिया। ऐसा भी तो नहीं करना। हम लोगों ने जो हम लोग एविडेंस उठा रहे हैं, इनवॉइस उठा रहे हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए कि भाई वो ठीक है कि गलत है। इसीलिए एविडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ही हमारी एविडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यानी एविडेंस के अंदर क्या-क्या 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सफिशिएंट होनी चाहिए, और दूसरा वो एप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए। अब इन 2 बातों का मतलब क्या है? अगर इसको हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ें, तो इन 2 बातों का मतलब क्या होता है? देखो, सफिशिएंट का मतलब होता है कि क्वांटिटी वाइज़ आपका जो एविडेंस है वो ठीक हो। अब इसको मैं डिफाइन करूँ तो ऐसे करूँगा कि लेट्स सपोज़ अगर आपका टोटल एक्सपेंस $1 मिलियन या $1 मिलियन पाउंड्स या $1 मिलियन रुपीस का है, ऑब्वियसली वो सारा का सारा किसी एक इनवॉइस में नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने फ़ोन के चार्जर्स खरीदे, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सबको चार्जर्स लेके दिए, टोटल एक्सपेंस मेरा 5 लाख का बना। अब वो 5 लाख का जो एक्सपेंस बन रहा है मेरा एक्सपेंस हुआ 5 लाख का, ठीक है? लेकिन क्या ये 5 लाख का एक्सपेंस इसकी एक इनवॉइस होगी? नहीं, ये पूरे साल का एक्सपेंस है। इसका ब्रेकअप होगा मेरे पास। हो सकता है कि इसके अंदर टोटल 200 इनवॉइसेस पड़ी हुई हों, जो कि कुल मिला के उसकी कीमत बन रही हो 5 लाख रुपए की, ठीक है? या 5 मिलियन की। सॉरी, 5 लाख रुपीस या 5 लाख पाउंड्स की, जितने की भी बन रही है, ठीक है? करेंसी को इस वक़्त आप साइड पे रखो। लेकिन इस 5 लाख के एक्सपेंस का अगर मैं ब्रेकअप उठाऊँ, तो उसके अंदर मुझे 200 इनवॉइसेस मिलेंगी। टोटल एक्सपेंस मेरा कितना है? 5 लाख के। अब ये 200 की 200 के ऊपर तो मैं प्रोसीजर नहीं लगा सकता ना। मैं 5 लाख के एक्सपेंस को टोटल तो वेरीफाई नहीं कर सकता। मेरा ऑडिट प्रोसीजर हमेशा क्या बनता है एज़ एन ऑडिटर? आई नो कि मैं हमेशा रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता। इस बात का क्या मतलब है? अगर तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता, तो उसमें क्या होता? मैं हर एक चीज़ को 100% टेस्ट कर रहा होता। मतलब कि अगर ये 200 इनवॉइसेज़ हैं, तो मैं सारी की सारी टेस्ट करता, अगर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा होता। लेकिन क्योंकि एज़ एन ऑडिटर मैं रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। अगर मैं रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करूँ, तो मैं इस 200 इनवॉइसेज़ का ब्रेकअप लूँगा, और मैं एक सैंपल उठाऊँगा। मैं उससे बोलूँगा, जो कंपनी है, उसकी मैनेजमेंट से बोलूँगा कि मुझे 200 इनवॉइसेज़ नहीं चाहिए। इन 200 इनवॉइसेज़ में से मुझे आप 10 इनवॉइसेज़ दे दो या 20 दे दो। मैं या 10 लूँगा या फिर 20 ले लूँगा, जितनी भी मेरा सैंपल बनता है। इसको मैं कह देता हूँ दिस वाज़ माय सैंपल। अब ये जो मेरा सैंपल है, अब ये जो मैंने अपना सैंपल उठाया 10 इनवॉइसेज़ का या फिर 20 इनवॉइसेज़ का, इसका एक क्राइटेरिया है कि भाई 200 में से मैं 10 उठा रहा हूँ या 200 में से 20 इनवॉइसेज़ उठा रहा हूँ। इन 10 मैं कह देता हूँ कि मैंने 20 इनवॉइसेज़ उठाई इन टोटल। मैंने 20 इनवॉइसेज़ उठाई हैं और उन्हीं को मैं टेस्ट करूँगा। उन्हीं के ऊपर मैं एक ही प्रोसीजर लगाऊँगा कि भाई इंस्पेक्ट द 20 इनवॉइसेज़ टू वेरिफाई कि यार क्या वो अकर हुआ है एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, नहीं हुआ। इन 20 की बेस पे मैं अपना डिसीजन लूँगा कि बाकी 200 या 180 जो रिमेनिंग इनवॉइसेज़ रह गई हैं, क्या वो भी ठीक है या नहीं है? मैं 200 नहीं टेस्ट कर रहा, मैं सिर्फ 20 टेस्ट कर रहा हूँ, पहले तो आप ये समझें। अगर आप ये समझ चुके हैं कि मैं एक रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं 200 के सैंपल में से 200 की इनवॉइसेज़ में से सिर्फ 20 का सैंपल ले रहा हूँ, बाकी 180 टेस्ट नहीं कर रहा, और मेरा जो डिसीजन होगा वो 20 की बेसिस पे होगा।
20 इनवॉइसेस को मैं टेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा अगर सारी की सारी 20 ठीक है तो मैं कहूंगा कि यार बाकी 200 भी ठीक ही होंगी। मैंने अपने एविडेंस को क्या किया, मैंने अपने डिसीजन को एक्सट्रापोलेट कर दिया अपॉन द रेस्ट ऑफ द 180 इनवॉइसेस एज वेल। इससे होगा क्या? क्या यहाँ पे कोई मसला नहीं बन सकता कि यार हो सकता है जो मैं 20 इनवॉइसेज़ उठा रहा हूँ, इसमें से कोई 5-6 फ़ॉल्स इनवॉइसेज़ हों जो कि फ़ॉल्स इनवॉइसेज़ हैं, मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से बनाई हैं और वो एक्सपेंस मैंने वेरीफ़ाई कर दिया प्रोसीजर लगा के। अब 200 में से 180 रह गई थी, उस 180 में से हो सकता है 80 और खराब पड़ी हुई हैं इस तरह की इनवॉइसेज़। मैं 20 की बिना पे कह देता हूँ, 20 इनवॉइसेज़ के ऊपर कह देता हूँ कि यार बाकी 200 बाकी 180 भी ठीक हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कोई खराबी हो। ये हो सकता है ना? तो इसलिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है हमारे एविडेंस का कि हमारे एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब ये है कि मैं 200 में से 10, 5 या 1 इनवॉइस नहीं टेस्ट करूँगा, मैं 20 ही करूँगा। सफिशिएंट का क्या मतलब है कि क्वांटिटी वाइज़ मेरा एविडेंस रिप्रेजेंटेटिव हो ओवरऑल पॉपुलेशन का। क्वांटिटी मेरी सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी है। इसका अगर फर्दर डेफिनिशन मैं आपको दूँ, इट मीन्स कि इट शुड माय सैंपल सॉरी, द सैंपल शुड be representative of the whole population। अब अगर मैं इस चीज की एग्जांपल देता हूं आपको कि यार ये जो मैंने सवाल लिखा है, एक सेकेंड, ये जो मैंने सवाल लिखा है, ये जो मैंने एग्जांपल दी है क्वांटिटी की, भाई क्वांटिटी क्या होती है? इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं छोटी सी आपको, तो वो एग्जांपल ये देखो, वर्ल्ड बैंक में जिस वक़्त हायरिंग होती है, तो वो ऐसे नहीं करते कि अगर वो पाकिस्तान में या फिर इंडिया में हायरिंग कर रहे हैं या फिर यूके की किसी ब्रांच में हायरिंग कर रहे हैं, तो सारे के सारे यूके के लोगों को रख लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो। वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है कि वो पूरी दुनिया का बैंक है, तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल वर्ल्ड। अब वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारे के सारे पूरी दुनिया के लोगों को ही अपने पास एम्प्लॉयी रख लें, ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो वो क्या करेंगे? कुछ लोग वो अफ्रीका से उठाएँगे जो कि अफ्रीका की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कुछ लोग वो पाकिस्तान से उठाएँगे जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इस तरह हर एक कंट्री में से जहाँ-जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ऑपरेट करता है, वहाँ-वहाँ पे वो उस कंट्री के लोगों को एज़ अ सैंपल बेसिस पे उठाएँगे। अगर मैं कहता हूँ कि आज के इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लेट्स सपोज़ 20 करोड़ है। 20 करोड़ में से मैक्सिमम वो 50 या 100 लोगों को उठा लेंगे और बोलेंगे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को ये 20 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन 20 लोगों में हर एक कास्ट का बंदा होगा, हर एक सिटी का बंदा होगा। क्यों? ताकि वो पॉपुलेशन, वो एविडेंस, वो सैंपल जो मैंने 50 लोगों का उठाया फ्रॉम 50 और 20 करोड़ पीपल, वो सारे के सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हर एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हर एक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हर एक उनकी जो डे टू डे रनिंग लाइफ है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हर एक बंदा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने उस 50 लोगों में भी डिवाइड कर दूँगा। मैं बोलूँगा कि एक बंदा मेरा बिहार से होना चाहिए, एक बंदा मेरा मुंबई से होना चाहिए, एक मेरा बंदा दिल्ली से होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जगहों से उठाया और डिफरेंट कास्ट के लोगों को उठाया। मेरा पॉपुलेशन क्या हुआ? मेरा सैंपल क्या हो गया? मेरा सैंपल रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल पॉपुलेशन को। इसी तरह से ऑडिट में भी जिस वक़्त मैं 200 की इनवॉइसेज़ में से 20 उठाऊँगा, तो मैं पहली 20 नहीं उठा लूँगा। मैं पहली चीज़ें नहीं उठा लूँ, मैं आखिरी 20 नहीं उठा लूँगा। मैं क्या करूँगा, बीच-बीच में से हर एक, अब हो सकता है कि इस टोटल एक्सपेंस में से कुछ मोबाइल के एक्सपेंसेस हो, कुछ इंटरनेट बिल्स हों, कुछ आपके जो हैं वो ऑफिस रेनोवेशन के चार्जेस हों, डिफरेंट है। डिफरेंट इसमें ग्रुप बनेंगे, डिफरेंट क्लास ऑफ एक्सपेंस बन जाएँगे। तो उस लिहाज से मैं हर एक एक्सपेंस के क्लास से 1-1, 2-2 इनवॉइसेस उठाऊँगा और उसमें से टोटल टोटल मेरी कितनी होंगी? 20 होंगी। उस 20 में सब डिविजन होगी कि यार इसमें से 5 मेरी मोबाइल एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, 5 मेरी जो है इंटरनेट एक्सपेंसेस को, 5 यूटिलिटी को और 5 जो है मेरी वो रिप्रेजेंट करती है ऑफिस रेनोवेशन को। ओवरऑल मेरे एक्सपेंस जो 5 लाख का था, उसमें यही चीज़ें इंक्लूडेड थी। आधा पोर्शन, कुछ पोर्शन मेरा ऑफिस रेनोवेशन से था, कुछ पोर्शन मेरा मोबाइल बिल्स का था, कुछ पोर्शन मेरा यूटिलिटी का था और कुछ पोर्शन मेरा इंटरनेट बिल का था और मैंने अपनी इनवॉइसेस को भी उसी हिसाब से पिक किया जो मैंने अपना सैंपल पिक किया। दिस इज़ मेंट कि जो मेरा इस वक़्त सैंपल है वो सफिशिएंट है, मेरा जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है, क्वांटिटी वाइज़ भी, और वो ओवरऑल सारी की सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करता है। ठीक है? अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस के बारे में कोई एग्जांपल देना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा से याद रखने हैं। क्या ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आता है, तो अगर आप बेसेट कॉर्पोरेशन का, बेसेट ग्रुप का क्वेश्चन उठाएँ, ये वाला जो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है पार्ट सी, तो वहाँ पे प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज़ के अंदर उसने सिर्फ एक लाइन दी है कि मैंने टेस्ट कर दिया अपने पॉपुलेशन को इस बेसिस पे पहली 20 उठा के, पहली 5 या 6
5-6 इनवॉइसेस उठा के मैंने टेस्ट कर दिया। अब आप वहां पे लिखोगे दिस एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। हमारे ऑडिट का प्रोसीजर कहता है that the evidence should be sufficient in quantity as it should represent the overall population and it should be appropriate। वहां पे आप ये चीज लिखोगे तो आपको सिर्फ ये दो लफ्ज आने चाहिए कि मेरा एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेकिन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने की रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताऊंगा। सफिशिएंट का क्या मतलब था कि क्वांटिटी आपकी रिप्रेजेंट कर रही हो ओवरऑल पॉपुलेशन को। योर सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। कैसे? पूरी की पूरी अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दी किस चीज की, वर्ल्ड बैंक की और अपने इनवॉइसेस की, कि मैंने किस तरह से सब कैटेगरी में अपने 20 के सैंपल को डिवाइड किया और हर एक क्लास ऑफ एक्सपेंस को मैंने हिट किया। वहां से मैंने अपनी इनवॉइस उठाई। तो मेरी ओवरऑल जो इनवॉइसेस थी 20, वो कहां किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी? हर एक एक्सपेंस टाइप को रिप्रेजेंट कर रही थी, हर एक क्लास ऑफ एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक हो गया? सफिशिएंट का मतलब समझ आ गया। जाते अप्रोप्रिएटनेस की तरफ। अब अप्रोप्रिएट जो है ना, उसका कोई स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आपने कैसे समझना, लेकिन उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एविडेंस अप्रोप्रिएट होने के लिए। सबसे पहली होती है उसमें इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो जो एविडेंस आपने उठाया है एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर उठाया और इंडिपेंडेंट सोर्स से उठाया हो, इंडिपेंडेंट आपको एविडेंस मिला हो। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज अगर मैं इनवॉइस उठा रहा हूं ना, तो इनवॉइस अगर ये कंपनी, अगर लेट सपोज सप्लायर जो है वो एक कंपनी को इनवॉइस बना के नहीं देता, ठीक है? अगर वो इनवॉइस बना के नहीं देता, जब मैं अपने कंपनी से बोलूंगा मुझे एविडेंस के तौर पे उसकी इनवॉइस दो और इंडिपेंडेंट इनवॉइस दो, तो वो क्या करेगा? इनवॉइस तो है नहीं, तो वो खुद से इनवॉइस बना के दे देगा आपको। तो क्या ये इंडिपेंडेंट हुई? ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा पहला अप्रोप्रिएट का क्राइटेरिया क्या कहता है कि भाई एविडेंस जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी थर्ड पार्टी की इनवॉइस जो कंपनी को मिली थी वही दो मुझे और कोई नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा क्या क्राइटेरिया कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट आपने कभी नहीं उठानी, फोटोकॉपी कभी नहीं उठानी एज एन एविडेंस, आपने हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाने। ठीक है? ये बहुत आसान सी चीज है इसको समझना। फिर तीसरी चीज, कंट्रोल होना चाहिए उस एविडेंस के ऊपर। इसका क्या मतलब है? देखो, हमने ऑडिट रिस्क के अंदर एक चीज पढ़ी थी, हमने 3 किस्म के रिस्क पढ़े थे। पहला रिस्क था हमारा इनहेरेंट रिस्क, दूसरा रिस्क था हमारा कंट्रोल रिस्क और तीसरा था डिटेक्शन रिस्क। ये कंट्रोल रिस्क के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंट्रोल हो। कंट्रोल का क्या मतलब है कि जब इनवॉइस आई, तो वो इनवॉइस किस-किस बंदे ने साइन की कंपनी के अंदर से? वो इनवॉइस किसी सीनियर ने साइन की होगी एक्सेप्टेंस के तौर पे। कंट्रोल है ये, तो कंट्रोल एग्जिस्ट करना चाहिए उस इनवॉइस के ऊपर। तो वो कंट्रोल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई एविडेंस जो है एप्रोप्रिएट है। अगर तो उसने साइन नहीं की, किसी ने इनवॉइस साइन नहीं की हुई, तो कोई भी बना सकता है फिर तो इनवॉइस कोई भी बना के आपको दे सकता है, किसी की जरूरत ही नहीं है। क्या पता मैं किसी अजीब किस्म के या थर्ड क्लास बंदे से उठा के चीजें खरीद रहा हूँ जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो होगा क्या? कंट्रोल मेरा गिरा हुआ है, कंट्रोल मेरा नहीं है। ठीक है? रिस्क आ जाता है यहाँ पे किस चीज का, कि भाई आपने जो एविडेंस उठाया उसमें थर्ड क्लास आपको चीजें जो मिल रही हैं वो अप्रोप्रिएट कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो कि मार्केट में उसने आपको वो चीज 20 रुपए की थी, क्या पता मार्केट में वही चीज आपको 5 रुपए की मिल रही हो। तो आईएस टू इन्वेंट्री का रिस्क तो आ गया आपके ऊपर। इसी वजह से कंट्रोल होना चाहिए हमेशा। ठीक हो गया? इसके बाद आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि भाई डायरेक्ट हो। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन की बात करते हैं कि कंफर्मेशन जब आप मंगवाते हो ना किसी क्लाइंट से, आपने अपने रिसीवेबल को कंफर्मेशन के लिए एक लेटर भेजा, आपने उसको बोला कि भाई कंपनी मुझे बता रही है कि वो आपसे इतना रिसीवेबल बना के खड़ी हुई है, इस वक्त बैठी हुई है, 3 लाख का रिसीवेबल इस वक्त पड़ा हुआ है कंपनी के पास। आप साइन करके मुझे वापस भेज दें, लेकिन डायरेक्ट मुझे भेजें एज एन ऑडिटर, आपने कंपनी को नहीं भेजना, तब मैं मानूंगा। यानी कि क्या हुआ इस बात का मतलब कि डायरेक्ट आपने एविडेंस को उठाया, किसी पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया, कंपनी को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया। डायरेक्ट होना चाहिए आपका एविडेंस हमेशा। और फाइनली, अगर आप कोई चीज मैनेजमेंट से ले रहे हो, तो इट शुड बी रिटन रेदर देन वर्बल। एविडेंस जो है हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे आपको एविडेंस नहीं मिल रहा होता है। यही अगर इनवॉइस की एग्जांपल दूं मैं, तो मैनेजमेंट तो आपको बता देगी कि भाई हमें हमें हमारा सप्लायर जो है इनवॉइस नहीं देता, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर, और डायरेक्ट वाली बात भी, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो गई और इंडिपेंडेंट वाली चीज भी खत्म हो गई। तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से बोलोगे यार आप एक काम करें, मुझे रिटर्न के अंदर मुझे बता दें आप कि भाई आपके जो सप्लायर आपको इनवॉइस नहीं देता, तो हम लोग मान लेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत रिलाई कर लेंगे हम लोग उसकी चीज के ऊपर। 100% तो रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रिलाई कर लेंगे। एज एन ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अपने ऊपर से सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करो एट द डे एंड। आपने नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी। खुदा ना खास्ता कि वो अगर फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है, तो होगा क्या एट द एंड कि वो जो
एसएसीपी होगा या फिर जो कंपनी की रेगुलेशन की अथॉरिटी होगी, वो आपसे आके पूछेगी कि आपने ऑडिट किया था इस कंपनी का, बताओ क्या एविडेंस उठाया था? तो उस वक़्त आप ये तो नहीं बता सकते कि मैनेजमेंट ने हमें बताया था कि भई हमारा सप्लायर हमें इनवॉइस नहीं देता। तो अगर आप मैनेजमेंट से वापस जाके पूछोगे, वो इनकार कर देंगे, तो हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो इसलिए हमेशा आप मैनेजमेंट से अगर कोई चीज़ ले रहे हो या किसी थर्ड पार्टी से भी कोई चीज़ ले रहे हो, तो वर्बल नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी रिटन। और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस की यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल्स होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगली बात, वो डायरेक्ट होनी चाहिए और फाइनली कि अगर आप रिटन में कोई चीज़ ले रहे हो, कोई चीज़ पूछ रहे हो, तो वो रिटन में आपके पास होनी चाहिए एज़ एन एविडेंस, ठीक है? और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है एविडेंस के बारे में कि भाई एविडेंस की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एविडेंस का फुल नाम क्या होता है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए आपके पास। सफिशिएंट का मतलब क्या है कि क्वांटिटी वाइज़ वो रिप्रेजेंट करता हो ओवरऑल द होल पॉपुलेशन को, ठीक है? जिसको आप टेस्ट कर रहे हो। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंस की थी, दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? रेवेन्यू इटसेल्फ। अब रेवेन्यू का हमें पता है कि वो पूरे साल का रेवेन्यू होता है। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ 10 मिलियन का मैंने रेवेन्यू उठाया, जो कि कंपनी का रेवेन्यू था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आई नो फॉर श्योर कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल में एक ही दफ़ा इन्होंने कोई एक चीज़ बेची और उसके अगेंस्ट इनको 10 मिलियन का बिक गया मिल गया रेवेन्यू। पूरे साल इन्होंने कितनी दफ़ा चीज़ें बेची होंगी? जितनी दफ़ा चीज़ें बेची हैं, उतनी दफ़ा इनवॉइस मिली होगी। वो सारी की सारी इनवॉइसेज़ मिला के मैं कहता हूँ कि 1000 इनवॉइसेज़ के अंदर टोटल कर लो, जितना उनका सब टोटल है इनवॉइसेज़ का, जितना टोटल अमाउंट है, उसको अगर मैं टोटल कर लूँ फर्दर, तो मेरे पास 10 मिलियन बन जाता है, जो कि टोटल रेवेन्यू है। अब मैं 1000 इनवॉइसेज़ नहीं टेस्ट कर सकता। एज़ एन ऑडिटर मुझे पता है मैंने एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देनी, मैंने रीज़नेबल एश्योरेंस देनी है। तो उस पे बेसिस पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कंपनी को कि भाई 1000 में से मुझे 50 रेवेन्यू के सैंपल दो सिर्फ, 50 रेवेन्यू के इनवॉइसेज़ दो, ये मेरा सैंपल है। अब इस सैंपल में से मैं कंपनी को बोलूँगा कि भाई आपने 50 तो दी, लेकिन रेवेन्यू का मुझे बताओ क्या-क्या ब्रेकअप होता है। रेवेन्यू आपका किस-किस चीज़ों से आता है। अगर फ़ोन की सेलिंग की कंपनी तो यकीनन बैटरी भी बेचती होगी, कवर भी बेचती होगी, वो इलेक्ट्रिकल कोई और एप्लायंसेस भी बेचती होगी। मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर दी। मैं कंपनी को बोलूँगा कि मुझे 50 इनवॉइसेज़ चाहिए, उसमें से 15 आप मुझे फ़ोन की सेलिंग की इनवॉइसेज़ दे दो, 15 आप मुझे दे दो कवर सेलिंग इनवॉइसेज़ और 15 आप मुझे दे दो कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये मैं उसको खुद बताऊँगा कि ये वाली इनवॉइस दो, ठीक है? तो वो मुझे दे देगा, तो क्या होगा? मेरा जो सैंपल था इनवॉइसेज़ का 50 का आउट ऑफ 1000 वो सफिशिएंट हो जाएगा, वो एप्रोप्रिएट भी हो जाएगा, अगर मैं ये वाली चीज़ें भी फॉलो करूँगा। और अब ये जो 50 मैंने उठाई, ये तो चलो मैंने सफिशिएंट करने के लिए उठाई ना, कि वो सफिशिएंट हो मतलब वो क्वांटिटी वाइज़ ठीक हो, वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करता हो, ठीक है? ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ में क्या मैंने उठाना था? मैंने कहना था कि भाई मेरा जो सैंपल है, वो एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट करने के लिए मैं 50 इनवॉइसेज़ में से जो मैंने ब्रेकअप उठाया था, वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करता था। लेकिन क्या वो एप्रोप्रिएट है? तो आपने उसमें ये चीज़ें भी देखनी है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे, ओरिजिनल इनवॉइस जो उसने कस्टमर को भिजवाई है, वो वाली इनवॉइस दे, जिसपे कस्टमर का सिग्नेचर भी होगा यकीनन, ठीक है? उसके ऊपर कोई कंट्रोल था, यानी कि वो जो इनवॉइसेज़ जब बनी, जिस बंदे ने बनाई, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यू होगा किसी का उसके ऊपर, और रिव्यू के बाद हम लोगों ने उसको फाइनल अप्रूवल भी करवाया होगा किसी से। इंटरनल कंट्रोल्स में पढ़ते थे ना F8 में कि भाई आपकी अगर कोई चीज़ इंटरनल डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, तो वो प्रिपेयर्ड बाय किसी और से होगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ पढ़ा था हम लोगों ने कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ इज़ द बिग जो आइडेंटिफाई करता है इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में क्या होगा? कंट्रोल किस तरह से आइडेंटिफाई होगा कि बनाई एक बंदे ने, अप्रूव दूसरे बंदे ने की। ठीक है? और भिजवाई तीसरे बंदे ने। इन तीनों के सिग्नेचर होंगे, वो मेरा कंट्रोल वेरिफाई हो गया मेरे सैंपल के ऊपर। फिर वो डायरेक्ट हो, डायरेक्ट अब यहाँ पे नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन मुझे वही इनवॉइस चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि साइंड हो, तो यहाँ पे तो ये दोनों चीज़ें सम अप होके एक हो गई कि अगर कस्टमर से साइंड है तो वो डायरेक्ट भी है। और अगर कोई 1-2 इनवॉइसेज़ ऐसी हैं जो कि मेरे पास नहीं है, जो कि कंपनी के पास नहीं है, मेरे सैंपल, अब मैं अपना सैंपल नहीं बदलूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि भाई अगर आपके पास 1-2 इनवॉइसेज़ नहीं है तो चलो मेरी 48 बन रही थी, मैं 2 कोई और इनवॉइसेज़ उठा लूँ, नहीं। मैं अटका रहूँगा, मैं ज़िद्दी रहूँगा कि भाई मैंने 50 इनवॉइसेज़ जो उठाई थी पहली मेरी वही रहेंगी। अब जो 2 नहीं है, उसके लिए मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। मैं उसपे ये भी अपना एविडेंस दे सकता हूँ कि आई डिड नॉट गेट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इसकी बेसिस पे मैं बाकी 2 जो मुझे इनवॉइसेज़ मिली, हो सकता है 1000 के अंदर से 950 रिमेनिंग रहेगी ना, 50 को मैंने टेस्ट कर लिया, 950 तो रिमेनिंग रहेगी, उसके अंदर से 50 या 100 इनवॉइसेज़ वो भी इनके पास ना हो। मैंने अपने सैंपल को क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया अपॉन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट किया। मैंने कहा कि अगर मुझे 50 में से 2 नहीं मिली, मतलब कि 100 में 1000 में से कितनी हो सकता है ना मिले? 100 ना मिले, 200 ना मिले, तो मैं उसकी बेसिस पे अपना जो ओपिनियन दूँगा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्योंकि मुझे परवे
अपना ओपिनियन एविडेंस नहीं मिला तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता हूँ। वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे किस बेसिस पे हम लोग एविडेंस से ओपिनियन कैसे जनरेट करते हैं अपना, ठीक है? ये मेरा था सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होने का मतलब यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एविडेंस। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि यहाँ पे अब नहीं है, अब वो होगा बुक में से, यहाँ में से। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस के एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, अ मेजर ऑफ क्वांटिटी वगैरह ब्ला 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 जो सारा कुछ लिखा हुआ है बुक के अंदर। लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि यार हम लोगों ने इसको कैसे सफिशिएंट का मतलब क्या है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है 5 चीज़ें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, डायरेक्टली हमें मिल रहा हो कहीं और से। इसके अलावा क्या है कि हमें रिटन में मिला जाए अगर हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कोई चीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया? अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम लोग 1 मिनट, 1 सेकंड। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुनो, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है। ऑडिट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें मेन हमारी क्या चीज़ होती थी? रिस्क आइडेंटिफाई करना, बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफाई करना, इन दोनों के दरमियान में लिंक बनाना। इसका मकसद क्या था कि हम लोग प्रोसीजर्स लगा सकें। जब रिस्क पता होगा, तभी तो पता होगा ना कहाँ पे रिस्क है, उसी चीज़ के ऊपर हम लोग प्रोसीजर लगाएँगे। मेन हमारा गोल होता है हमेशा से ऑडिट के अंदर प्रोसीजर्स लगाना, बाकी चीज़ें भी आइडेंटिफ़ाई करना, बाकी काम भी करना, लेकिन मेन गोल होता है प्रोसीजर्स लगाना। इसी प्रोसीजर्स की बेसिस के ऊपर हम लोग कहते हैं कि भाई हमने इतना सैंपल उठाया, उसके ऊपर ये प्रोसीजर लगाया, हमारा ओपिनियन अब ये है। हम लोग प्रोसीजर लगा चुके हैं, हमें एविडेंस मिला है, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है चीज़, उसकी बेसिस के ऊपर हमारा ओपिनियन अब ये है। ठीक है? अब हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए हम लोगों ने मेमोनिक्स पढ़े थे। हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, हैक्स पढ़े थे कुछ कि किस तरह से हम लोग पेपर में खुद बैठ के बगैर कुछ पढ़े, बगैर कुछ सीखे, किसी भी चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन पे या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर किसी भी किस्म का प्रोसीजर खुद से बैठे एज़ अ ज़ीरो स्टेप बना सकते हैं। हमें किसी ने कुछ ना भी पढ़ाया हो, उसके बावजूद मैं यहाँ पे बैठ के प्रोसीजर बना सकता हूँ। किस तरीके से कि भाई मुझे पता है प्रोसीजर्स के लिए एईआई और यू यूज़ करते हैं। और मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि अप्लाई एईआईओयू ऑन डाटा 3। डाटा 3 क्या है? मेरा एविडेंस है। क्या चीज़ वेरीफाई करने के लिए या फिर ईबीसीआर जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन की मैनेजमेंट की असर्शंस हैं और या फिर कोका। इन दोनों को कोई एक चीज़ वेरीफाई करनी है मैंने, यानी कि कोका प्रॉफिट एंड लॉस की जो हमारी असर्शंस हैं, उनको वेरीफाई करना। अब ये हमारा तरीका था एविडेंस बनाने का। लेकिन अगर आपको जेनेरिक एविडेंस चाहिए तो वो आपको बुक से मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बुक की तरफ मैं आऊँ ना तो उन्होंने कुछ ना कुछ हम लोगों को एज़ एन एग्ज़ाम्पल हमें ऑडिट प्रोसीजर्स दिए हुए होते हैं। बुक के अंदर पेज नंबर 298 पे उसने हमें चैप्टर नंबर 9 पे हमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। उसने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के हमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। क्या बोला हुआ है? सबसे पहला प्रोसीजर अब आप पढ़ें। उसने किस चीज़ के लिए प्रोसीजर बनाया है? कौन-सी असर्शन के लिए? एक्जिस्टेंस वेरिफाई करने के लिए। अब अगर मैंने एक्जिस्टेंस वेरिफाई करनी है तो मैं अपना क्या प्रोसीजर बनाता? इंस्पेक्ट प्रोसीजर में से आई उठाता, इंस्पेक्ट मैं कहता डाटा 3 के अंदर से ए वाला उठाता एसेट्स, इंस्पेक्ट द फिजिकल एसेट टू वेरिफाई द एक्जिस्टेंस। मेरा ये एक प्रोसीजर बन जाता। यहाँ पे उसने पहला प्रोसीजर एक्जिस्टेंस के लिए क्या बनाया? वो क्या कहते हैं? सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट फ्रॉम द एसेट रजिस्टर एंड फिजिकली इंस्पेक्ट देम टू वेरिफाई एक्जिस्टेंस। अब बाकी सब कुछ तो वही है, फिजिकली इंस्पेक्ट देम टू वेरीफाई एक्जिस्टेंस, ठीक है? बुक के अंदर भी वही चीज़ लिखी है, लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट फ्रॉम द एसेट रजिस्टर। इसका मतलब क्या है? अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, हम लोग रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमेशा। रीज़नेबल एश्योरेंस के लिए ये जो उनके यहाँ पे एसेट्स होंगे, इसके अंदर भी कोई हो सकता है 1000-2000 एसेट्स पड़े हुए हों। अब सबको तो जाके मैं फिज़िकली वेरीफ़ाई नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, इसकी बैक एंड पे जाऊँगा। इसका बैक एंड मैंने आपको बताया हर एक चीज़ का बैक एंड एक डॉक्यूमेंट होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फेस पे जो चीज़ें आ रही होती हैं, उसका बैकअप होता है हमेशा। बैक एंड होता है कहीं न कहीं पे। इसका बैकअप क्या है? मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर पीपीई का होता है। मैं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में जाके देख लूँगा, वहाँ पे इनके सारे के सारे एसेट्स आ रहे होंगे।
ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई फिक्स एसेट रजिस्टर उठाओ, उसमें से कुछ सैंपल उठा लो एसेट्स का, जो कि मेरी सारी पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर 1000 एसेट्स है तो 10 का सैंपल उठा लो, उस 10 को जाके फिज़िकली वेरीफ़ाई कर लो, देख लो क्या वो एक्ज़िस्ट करते हैं असल में या नहीं करते। यही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये अगर आप यहाँ से पढ़ लो, तो पेपर में अगर आपका पीपीई के ऊपर या एसेट्स के ऊपर कोई वो आपसे प्रोसीजर माँग ले, तो आपको वहाँ पे बैठ के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में होगा भाई बुक के पेज नंबर 298 से मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर सिनेरियो के साथ लिंक हो रहा हो सिर्फ़ तब, अगर सिनेरियो में उसने बोला है कि मेरी एक्जिस्टेंस के ऊपर कोई रिस्क है, तो तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। आगे वो क्या कहता है कि भाई सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स विजिबल एट द क्लाइंट प्रेमिसेस एंड इंस्पेक्ट द एसेट रजिस्टर टू एंश्योर दे आर इंक्लूडेड फॉर कंप्लीटनेस। अब अगर वो यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है अपने एसेट्स की, तो मैं क्या करूँगा? बैकएंड पे क्या चीज़ है? फिक्स एसेट रजिस्टर है। मेरे जब मैं इंस्पेक्ट करने के लिए गया एसेट को, तो वहाँ पे मुझे एक ऐसा एसेट मिला, जो कि फिक्स एसेट रजिस्टर में आता ही नहीं था। अगर वो मशीन फिक्स एसेट रजिस्टर में नहीं आती, तो वो मेरे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन में भी नहीं आ रही होगी। तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन की क्या कौन-सी असर्शन खराब होगी? कंप्लीटनेस वाली कि मैनेजमेंट कहती थी हर चीज़ पूरी तरह से कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे पता लगा एक एसेट ही नहीं रिकॉर्ड। तो ये मैंने प्रोसीजर क्या बनाया कि मैं फिज़िकली जब मैं जा रहा हूँ किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, तो मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ सैंपल क्लाइंट के प्रेमिसेस में से, जिसको मैं बोलूँगा लिस्ट, सॉरी फ्लोर, फ्लोर यानी क्लाइंट के प्रेमिसेस टुवर्ड्स द लिस्ट। लिस्ट क्या है? मेरे पास फिक्स एसेट रजिस्टर, तो मैं क्या बोलूँगा? इंस्पेक्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सैंपल सेलेक्ट करो भाई एसेट का जो कि क्लाइंट के प्रेमिसेस पे विजिबल है। सैंपल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इंस्पेक्ट करो कि क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर पड़े हैं या नहीं पड़े हुए। अगर वो हैं तो वो कंप्लीटनेस है, और मैं क्या चीज़ वेरीफाई करूँ इससे? कंप्लीटनेस वेरीफाई करूँ। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस तरह से उसने नीचे 2 और दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? इंस्पेक्ट द टाइटल डीड्स, यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए, टाइटल डीड्स उठाए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई करूँ यहाँ पे अपने लिए। टाइटल डीड्स उठाए टू क्लाइंट नेम टू वेरीफाई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। वही बात जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हुई है एसओएफपी के लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में, भाई उसको इस तरह से वेरीफाई करो कि टाइटल उठाओ, डीड उठाए, रजिस्ट्रेशन उठा लो, इनवॉइस उठा लो, देख लो क्लाइंट का नाम क्या वो ऑन करते हैं, क्या उनके पास राइट है उसको रिकॉर्ड करने का, वेरीफाई कर लो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। रिव्यू परचेज इनवॉइसेस टू वेरीफाई कॉस्ट एंड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को हम लोग वेरीफाई करें, इनवॉइस उठाओ, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है ऑब्वियसली वही हमारे पास फिक्स एसेट रजिस्टर या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी चाहिए। ठीक हो गया? इसी तरह उसने यहाँ पे नीचे और दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए उसने फिर मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ आईएस 41 के लिए उसने मुझे आईएस 40 के लिए सॉरी उसने मुझे कुछ और दिए हुए हैं। यहाँ पे उसने जेनेरिक मुझे बना के दे दी। डेवलपमेंट कॉस्ट आईएस 38 के लिए उसने मुझे दिए हुए हैं, और उसके बाद अगर मैं आऊँ गुडविल पे लिए उसने दिए हुए हैं। सारे के सारे लीज़ेज़ के दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए दिए हुए हैं उसने मुझे, बहुत कुछ दिया हुआ है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स के लिए दिए हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए दिए हुए हैं, इन्वेंटरी हो गया, रिसीवेबल हो गया, बैंक के लिए दिया हुआ है उसने, पेबल्स है, प्रोविजन्स हैं। ठीक है? इन सब के लिए उसने मुझे बना के दिए हुए हैं प्रोसीजर्स ऑलरेडी। आपको चाहिए कि आप इसको पढ़ो। ये मैं समझाने नहीं वाला बैठ के एक एट एनी टाइम मैं आपको ये समझा नहीं सकता। रीज़न बीइंग कि मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि भाई दिस इज़ द वे टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर यू वांट। अब मानो ना मानो, यहाँ पे कोई भी चीज़ उठा लो रैंडम, आप ये उठा लो। मुझे नहीं पता मैं क्या उठा रहा हूँ, मैं ये नहीं उठाता, मैं यहाँ पे उठाता हूँ। इसको एज़ अ सैंपल उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कैलकुलेट द पेएबल पेमेंट पीरियड एंड कंपेयर विथ क्रेडिट टर्म्स गिवन टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल डिफरेंसेस एंड डिस्कस विथ मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ वेरीफ़ाई हो रही है यहाँ से? मेरा गोइंग कंसर्न की असम्पशन कि अगर मेरे पास कोई कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही, तो क्या है? उसके पास कैश फ्लो के प्रॉब्लम है। अगर कैश फ्लो के प्रॉब्लम है, तो अपने पेबल्स को पे नहीं कर सकती। तो अगर मैं ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर लेता हूँ कि पेमेंट पीरियड देखो, पेमेंट पीरियड उठाओ जो पुराना था, उसको कंपेयर कर लो क्रेडिट टर्म्स के साथ। मतलब कि सप्लायर ने बोला कि 60 सप्लायर की इनवॉइस पे लिखा होता है कि भाई आप इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करूँ, मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा इंस्पेक्ट द इनवॉइसेस टू आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। मैंने क्या किया? प्रोसीजर्स के अंदर से आई उठाया, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से क्या लिखा? इनवॉइस उठाई सप्लायर की, मैंने बोला इंस्पेक्ट द इनवॉइसेस ऑफ द सप्लायर्स टू आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स एंड कंपेयर विद द पेमेंट शेड्यूल ऑफ द मैनेजमेंट। क्या चीज़ वेरीफाई करने के लिए? अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं अनयूजुअल किस्म के, तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो। ये एक गोइंग कंसर्न का छोटा-सा प्रोसीजर मैंने खुद अपने लफ्ज़ों में बना दिया। यहाँ से कोई भी प्रोसीजर अब अगर आप उठा लें, तो वो 100% मैच करता है हमारी इस थ्योरी के साथ, इस कॉन्सेप्चुअल चीज़ के साथ कि भाई अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं ना, अगर आपको पता है कि हमने प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है ऑडिट एविडेंस पे और इससे मेरा कुछ ना कुछ वेरीफाई हो जाएगा मैनेजमेंट की असर्शन के लिए।
सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ क्या है कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ वेरीफ़ाई करने लगा हूँ। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू को वेरीफ़ाई करने के लगा हूँ, तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट ने ज़्यादा रिकॉर्ड किया होगा। ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए क्या रिस्क हो सकता है? ऑकरेंस का रिस्क हो सकता है, क्या वो अकर हुआ या नहीं? अगर ऑकरेंस के ऊपर मैंने कोई प्रोसीजर बनाना है, तो मैं प्रोसीजर्स को कैसे अप्लाई करूँ अपॉन डाटा 3 कि मेरा एक ऐसा प्रोसीजर बन जाए जो कि मेरी ऑकरेंस को वेरीफ़ाई कर रहा हो। और रेवेन्यू के अंदर जब आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, जो उसने बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी उसने यहाँ पे कहीं भी नीचे रेवेन्यू का भी दिया हुआ है। हुँ, हुँ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो भी ऐसे ही प्रोसीजर्स बना रहा होगा। अकुरेंस को बनाने के लिए प्रोसीजर्स को अप्लाई कर रहा होगा अपॉन डाटा 3 ठीक है? इसी तरह से वो अपने प्रोसीजर्स बनाते हैं। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला थ्योरी ये वाली चीज़ जो है ना ज़्यादा ईज़ी लगती है। बैठ के वो मज़े से एज़ अ गेम दिस इज़ जस्ट अ गेम ठीक है? पेपर में अपने आप के लिए प्रोसीजर बनाना इज़ जस्ट लाइक अ गेम। आपको क्या पता आप ठीक बना रहे हो, गलत बना रहे हो, लेकिन एक गेम की तरह आप एक लेवल पास करना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे? ये वाले प्रोसीजर्स बनाना शुरू कर दो। यहाँ से प्रोसीजर्स बनाना शुरू कर दो। अब यहाँ पे अगर मैं वेरीफ़ाई कर रहा हूँ कि भाई देखो प्रोसीजर मैंने लगाना है इस डाटा 3 के ऊपर तो मैं अपने लिए खुद से बना सकता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ ईज़ी लगती है। ये सारी की सारी चीज़ ना ईज़ी लगती है कंपेयर्ड टू थ्योरी पढ़ना। मुझे बीइंग ऑनेस्ट विथ यू जब मैं अपने F8 और ट्रिपल ए का पेपर दे रहा था दिस वाज़ मोस्ट ईज़ीएस्ट फॉर मी। मैंने कभी भी बुक से ये वाले प्रोसीजर्स ना पढ़े, ना इनको कभी यूज़ किया फॉर माय पेपर, फॉर माय एग्ज़ाम। कभी भी नहीं यूज़ किया मैंने इनको। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से बैठ के इन चीज़ों को यूज़ करके खुद से अपने लिए प्रोसीजर बना सकता था और वो प्रोसीजर 100% मैच करता था, जो किट में आंसर के अंदर जो एग्ज़ामिनर ने लिखा हुआ होता था, वो वहाँ पे मैच कर जाता था। अगर मैं 5 प्रोसीजर बना रहा हूँ, 5 में से 4 100% मैच करते थे, 1 शायद ना मैच करता हो। लेकिन द गोल इज़ कि आपका प्रोसीजर बनाना आता था मुझे। यही तो गोल था कि मैं प्रोसीजर बना सकता था। ये वो स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्पल है जो कि इसको यूज़ करके बना सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये चीज़ मुश्किल लगती है। माइंड से खेलना, इसको एज़ अ गेम खेलना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो वो उनके लिए ईज़ी क्या होता है कि आप देखो अब उसने यहाँ पे जो दिया ना पीपीई के ऊपर दे दिया प्रोसीजर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ पे दिए, इस तरह जितनी चीज़ों के लिए दिए। पेपर में 99% ऑफ द टाइम प्रोसीजर्स के लिए जब वो कोई क्वेश्चन देता है ना, तो वो इन्हीं चीज़ों से उठा के देता है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। वो पीपीई से दे देगा, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, डेवलपमेंट कॉस्ट आईएस 38 में होते हैं। हमें पता है इसका कोई आईएस 38 एक मेमोनिक देता है कि भाई आपकी ये चीज़ें क्राइटेरिया फुल है, तो आप उसको कैपिटलाइज़ कर सकते हो। हो सकता है क्लाइंट ने जिसका आप ऑडिट कर रहे हो कैपिटलाइज़ की हो, तो आप उसे प्रोसीजर बनाना शुरू कर दोगे। रिस्क है ना, तो रिस्क जहाँ पे है, वहाँ पे प्रोसीजर लगाना है आपने। वो यही कहते हैं देखो इंस्पेक्ट प्रोजेक्ट प्लान्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन टू इवैल्यूएट कंप्लायंस विद आईएस 38 डिस्कस डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर और मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट कंप्लायंस विद आईएस 38 ठीक है क्या वो आईएस 38 की कंप्लायंस को वेरीफाई करता है या नहीं मीट करता है या नहीं करता तभी तो उसको कैपिटलाइज होना चाहिए था फिर उसने गुडविल के ऊपर अपने प्रोसीजर्स बना के दिए हुए फिर इसके अलावा उसने लीजेस के ऊपर दिए अब हर एक चीज के लिए उसने कम से कम 5 से 10 प्रोसीजर्स दिए हुए पेपर में इतने प्रोसीजर्स वो नहीं पूछता अगर आपको पीपीई के इन 10 प्रोसीजर्स में से कितने 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, 8 प्रोसीजर्स में से 4 भी अगर आपको याद है, तो वो 4 के लिए पूछेगा मैक्सिमम 5 प्रोसीजर्स वो माँगेगा आपसे, 5 नंबर के प्रोसीजर्स माँगेगा। हर एक प्रोसीजर का 1 मार्क्स। तो आपके यहाँ पे मार्क्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो जाते हैं। आपको सिर्फ़ इनको पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना है, दरवाज़ा बंद करना है अपने कमरे का और दीवारों को ऊँचा-ऊँचा पढ़ के सुनाना है 3 से 4 बार। आपको ये सारे के सारे प्रोसीजर्स याद हो जाएँगे। और एक बार अगर आप ये काम करने के बाद इनको लिख लो, पेन डाउन कर लो, भाई आपके दिमाग से ये चीज़ पूरी ज़िंदगी नहीं निकलने लगी जब तक आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट नहीं ले लेते ऑडिट की फ़ील्ड से। ये आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है? इस वजह से इन प्रोसीजर्स को आप पढ़ लो और इन प्रोसीजर्स को यूज़ करो फॉर योर एग्ज़ाम क्वेश्चन्स जो किट के अंदर क्वेश्चन्स हैं। नेक्स्ट जो मेरी रिकॉर्डिंग होने वाली है वो होगी अच्छा यहाँ पे हमारा ये जो है ना प्रोसीजर्स वाला अब 100% कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा टॉपिक हमारे 3 से 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं जिसमें ऑडिट रिस्क था जिसमें बिजनेस रिस्क था जिसमें रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स के अंदर और भी बड़ी चीजें आ जाती लेकिन वही स्टेप्स हैं सारे के सारे फिर लिंकेज बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट रिस्क यहाँ पे मैंने आपको एविडेंस के बारे में बता दिया प्रोसीजर्स की और डिटेल बता दी कि बुक के अंदर कैसे गिवन है आपको आप इनको पढ़ो और ये अगर आपको आप इनको पढ़ के कंपेयर करना चाहते हो विद दिस टेक्नीक जो कि मैंने आपको दी है, आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ से भी वही प्रोसीजर बनेगा। आप कुछ भी यहाँ से उठा लो, इधर से पढ़ लो, यहाँ से कंपेयर कर लो, वही प्रोसीजर बन रहा होगा। यहाँ से भी आप वही बना सकते थे, अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो। मतलब दोनों चीज़ें सेम होंगी। मैंने आपको ये चीज़ फाइनली बता दी। हमारा हर एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब
सिर्फ पीछे रह गई है टेक्निक एग्जाम की सोल्यूशन की, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि मेरा यहाँ पे किसी और के साथ कांटेक्ट नहीं है, मेरा एक स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और वही मुझे एग्जाम के सॉल्यूशंस भेज रहे होते हैं जिसके मैं टेस्ट करता हूँ। अगर ये वीडियो कोई और देखता है और वो अपने एग्जाम का कोई एक सॉल्यूशन उठा के मुझे भेज रहा है, अगर वो एज अ हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किए, राइडर कॉर्पोरेशन कर लिए। आप राइडर कॉर्पोरेशन को खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से प्रोसीजर्स बनाओ, मुझे भेजो, मैं उसको टेस्ट करके बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा इवेल्युएट करके कि क्या आपने ठीक तरीके से प्रोसीजर्स बनाया नहीं बनाया। आप मुझे मेल या कॉन्टैक्ट के थ्रू भेज सकते हो, मैंने अपना कॉन्टैक्ट दिया हुआ होता है पीछे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। इसके बाद मैंने अब आपको एक और क्वेश्चन कराना है व्हिच वुड बी मैगट कॉर्पोरेशन, जो इससे अगला क्वेश्चन है राइडर कॉर्पोरेशन से अगला। मोस्ट रिसेंट पास्ट पेपर्स के ऊपर हम लोग अभी उठ के नहीं जाएंगे, वो हम लोग फाइनल 2 या 3 वीक्स के अंदर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। मोस्ट रिसेंट पास्ट पेपर्स वो एज अ टेस्ट अटेम्प्ट होते हैं हमेशा से, वो आपने जाया नहीं करने होते। अगर मैं वो यहाँ पे उठा के आपको कराना शुरू कर दूं तो एट द एंड जिस वक्त पेपर करीब आएगा, पेपर सर पे आएगा, उस वक्त कुछ नहीं समझ आनी किसी को कि भाई ये वाला पेपर मैंने किस तरह से सॉल्व करना है, ये वाला पेपर तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आपको पता होगा यार इस पे ये प्रोसीजर लगता है, ये काम होता है, तो ये काम नहीं करना हम लोगों ने। वो वाले पेपर्स पास्ट मोस्ट रीसेंट पास्ट पेपर्स जो हैं उनको हम लोग इग्नोर करेंगे, अभी उनको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। जो हमारी किट में क्वेश्चंस हैं हम लोग सिर्फ उनको छेड़ेंगे। यहाँ पे होता है हमारा ये वाला टॉपिक अब कंप्लीट इंशाल्लाह। मैं कल जो रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा या कल या परसों, उसमें यही होगा कि मैं आपको फाइनल क्वेश्चन करा रहा हूँ एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज। फिर हमारे कुछ और टॉपिक्स हैं अदर असाइनमेंट से रिलेटेड, और इस तरह के कुछ और टॉपिक्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज हैं, ओपिनियंस कैसे देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है। सी यू गाइस एंड अल्लाह हाफिज।